महाभारत के विराट पर्व में कहा गया कि जंगल के बिना बाघ मर जाता है और बाघ के बिना जंगल। इसीलिए बाघों को जंगल का पहरेदार बने रहना चाहिए और जंगल को भी बाघों को बचाना चाहिए। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़े एक अहम फैसले में इसी बात का जिक्र किया है। उन्हें यह जिक्र इसलिए करना पड़ा क्योंकि बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ और जंगल दोनों खतरे में हैं। आज की सुनवाई में कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों के कटान और अवैध अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और कॉर्बेट के पूर्व डीएफओ किशन चंद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां नेताओं और अफसरों ने जनता के विश्वास को कूड़ेदान में फेंक दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के बहाने उन्होंने कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए कारोबारी मकसद के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटकर इमारतें बनवाई। हम नियमों का ताक पर रखकर किए गए इस दुस्साहस को देखकर हैरान हैं। ये कोर्ट की टिप्पणी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील गौरव बंसल ने उत्तराखंड सरकार के एक फैसले को चुनौती दी। उत्तराखंड सरकार का प्रस्ताव है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर टाइगर सफारी और चिड़ियाघर बनाया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर चिड़ियाघर या सफारी बनाने के मुद्दों के फैसले के लिए एक कमेटी बनाई जाए। इसी मामले की सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया और करीब 6000 पेड़ों को काट दिया गया। एनडीटीवी इंडिया पर हमने पहले भी आपको बताया था कि उत्तराखंड के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया कि कॉर्बेट के कई प्रोजेक्ट्स में करीब 78 करोड़ रुपए की गड़बड़ियां पाई गई। इनमें से 17 करोड़ रुपए का भुगतान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लेंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन के लिए किया गया। 30 पेज की इस ऑडिट रिपोर्ट में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो ब्लॉक में प्रस्तावित टाइगर सफारी में हुए घपलों की जांच की गई है। जिस दौर की जांच हुई उस दौरान उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में वन मंत्री हरक सिंह रावत थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाखरो टाइगर सफारी के लिए राज्य सरकार को मार्च 2021 तक सेंट्रल जू अथॉरिटी की आखिरी मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बावजूद सरकार ने इस प्रोजेक्ट के एक हिस्से टाइगरवाड़ा नंबर 1 पर काम को हरी झंडी दे दी। लेकिन सरकार की मंजूरी से पहले ही डीएफओ कालागढ़ टाइगर रिजर्व और डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने टाइगर सफारी के कई हिस्सों पर काम पूरा भी कर दिया, जबकि मंजूरी ही 10 सितंबर 2021 को मिली। यानी मंजूरी से 9 महीने पहले काम शुरू कर दिया गया था। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? यही नहीं, इससे भी 4 महीने पहले दिसंबर 2020 में इस सफारी के तहत कई पेड़ काट दिए गए जो जरूरत या मंजूरी से कहीं ज्यादा थे। यही नहीं, टेंडर देने के नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन किया गया। यह भी सामने आया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ ने 15,40,000 की लागत से 2 जनरेटर भी खरीदे। इनमें से एक जनरेटर तब के वन मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के निजी इंस्टीट्यूट दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगा दिया गया, जिसे अब बरामद कर लिया गया है। दूसरा जनरेटर ऋषिकेश के मीरावती फिलिंग स्टेशन में लगा दिया गया, यह भी अब बरामद किया गया है। इस सिलसिले में ईडी और सीबीआई की अलग अलग जांच चल रही है। हरक सिंह रावत और कुछ वन अधिकारियों के ठिकानों पर छापे भी पड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ऐसा मामला है जो दिखाता है कि राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए एक नेता और एक वन अधिकारी के बीच साठगांठ किस तरह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस पूरे मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पर्यावरण कार्यकर्ता और इस मामले के याचिकाकर्ता वकील गौरव बंसल मौजूद हैं। गौरव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मामला कहां से शुरू हुआ और हरक सिंह रावत और वन अधिकारियों ने कॉर्बेट में क्या गड़बड़ी की, अगर आप संक्षेप में समझा सके दर्शकों को। देखिए, मामला शुरू होता है 2019 से, जब इसकी घोषणा करी गई इस टाइगर सफारी की।
और मामला खत्म होता है। अभी खत्म तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, और ये कहना भी गलत है कि सिर्फ मिनिस्टर और एक डीएफओ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक मिनिस्टर और एक डीएफओ की इतनी हिम्मत हो जाए कि इस तरीके से इतना जबरदस्त इलीगल कंस्ट्रक्शन कर जाए। तो एक पूरी की पूरी चेन थी जिसने सबने लाभ कमाया, और उस लाभ को देखिए, जंगल को बेच के यहाँ पे बेजुबानों को बेचा गया। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि मोस्टली जो करप्शन है ना, वहां पे बेसिकली आप देखेंगे लैंड का डीलिंग हो रहा है, या यहाँ पे उन लोगों को दबाएगा, उस एनिमल को दबाएगा जिसकी खुद जवान ही नहीं है। क्योंकि आपके पास कभी भी कॉर्बेट का या कोई भी टाइगर आके नहीं कहने वाला कि भाई मेरा घर खराब हो रहा है, मेरा हैबिटेट खराब हो रहा है। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला जो कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। और इसका ही लोगों ने आप कह सकते हैं एक गलत फायदा उठाया और अपना एक निजी फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था कि जिस तरीके से कॉर्बेट देश का एशिया का पहला नेशनल पार्क है, और उसकी एक अपने आप में एक पायसनेस है, उसको इस तरीके से जलील कर देना, और एक तरीके से मैं कहूंगा कि जंगल का रेप करा गया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई विश टू से दिस कि यहाँ पे जंगल को छोड़ा ही नहीं। कानून दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारे देश का कानून, एक जंगल का कानून। यहाँ पे जंगल के कानून को भी धता बताते हुए कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जिस तरीके से जंगल को बेचा है और पेड़ों को काटा है। आप यकीन मानेंगे कि 163 पेड़ काटने थे, 6000 से ज्यादा काट दिए। कहां गई वो लकड़ियां? किसके घर में चढ़ गई वो लकड़ियां? किसके घर में अलमारियां बन गई उनकी लकड़ियों की? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दिखाते हैं कि कुछ लोग अपने आप को जब बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगे, तो उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी रूल ऑफ लॉ है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट है। और इस तरीके के ऑर्डर्स एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए जो गद्दी पे आ गए हैं, और उन ऑफिसर्स के लिए जो सोचते हैं कि मंत्री जी हमारे साथ हैं। क्योंकि जो पीठ थपथपाने की मंत्री जी की कला होती है ना, उससे कई लोग बहकावे में आ जाते हैं। और उसी कला का ये परिणाम है कि कॉर्बेट जैसा एक आप कह सकते हैं गंभीर मसला अब सामने आया है। तो वाकई में हैरानी की बात है। और ये मैसेज, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैसेज है कि जंगल सुरक्षित हाथों में रहे, जंगल उन लोगों के पास रहे जो आईएफएस की ड्यूटी क्या है? आईएफएस की ड्यूटी है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व। उन्हें कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, और यहां पे वो विध्वंसक बने हुए हैं। तो ये पूरा मामला एक तरीके से ये दिखाता है कि जो कानून है कैसे धज्जियां उड़ाई गई कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा। तो अपने आप में एक मैसेज है ये जजमेंट। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए बंसल साहब, थैंक यू सो मच। उम्मीद करनी चाहिए कि जो लोग इस तरह की हिमाकत करते हैं उनको मैसेज ज़रूर मिलेगा। एनडीटीवी इंडिया पर हमारी खास पहल सेव द टाइगर हमारे जंगलों में बाघों की अहमियत को ही बताती है, जहां बाघों को बचाने की हमारी मुहिम की देश विदेश में काफ़ी प्रशंसा भी हुई है। हम लगातार इस बात पर जोर देने की कोशिश करते हैं कि जंगलों में जब जानवरों की जगह हम अपने आशियाने और रिजॉर्ट्स बना लेंगे तो आखिरकार जानवर कहाँ जाएंगे? वो जंगल से लगे गांवों, शहरों में, हमारे घरों में ही तो घुसेंगे। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, जानवर नहीं हैं। जब ये बात हो रही है तो हम मालेगांव की एक तस्वीर भी आज आपको दिखाते हैं। यहाँ के घर में मोहित विजय अहिरे नाम का एक बच्चा मोबाइल पर कुछ देख रहा था या मोबाइल पर कुछ खेल रहा था कि तभी एक तेंदुआ उसके घर में घुस आया। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस बच्चे ने तेंदुए को सामने से देखा, एक रत्ती नहीं घबराया। बच्चे की बहादुरी देखिए, बहुत ही सूझबूझ दिखाते हुए वो चुपचाप टेबल से उतरा और नीचे सीधे कमरे से बाहर निकल आया। इतना ही नहीं, कमरे के बाहर निकलने के बाद उसने बाहर कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। कोई और होता तो घबरा जाता, शोर शराबा मचाता, हंगामा करता और खुद का नुकसान कर लेता। लेकिन इस बच्चे की समझबूझ तारीफ के काबिल है। इसकी समझबूझ के बाद वहां पर जंगल के अधिकारियों को बुलाया गया और फिर इस तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर यहां से निकाल लिया गया। बच्चा भी सुरक्षित है और जानवर भी सुरक्षित है।